हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चुनाव में मिली हार सिर्फ हार नहीं होती, वह सहमत के कई और मोर्चों को भी एक साथ खोल देती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस फिलहाल इन्हीं अनुभवों से गुजर रही है। बुधवार को दिल्ली में विपक्षी महागठबंधन इंडिया की जो बैठक होने वाली थी वह टाल दी गई है। कहा गया है कि बैठक अब इस महीने के तीसरे हफ्ते में कभी होगी। विधानसभा चुनावों के नतीजों के गठजोड़ के अनेक सहयोगियों को कांग्रेस के प्रति अपना असंतोष जाहिर करने का मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो इस बात को लेकर कांग्रेस से नाराज थे कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को भाव क्यों नहीं दिया गया। प्रदेश की कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव है और अखिलेश चाहते थे कि इन सीटों के लिए कांग्रेस उससे समझौता करे। समझौता नहीं हुआ तो उन्होंने गठजोड़ पर ही सवाल उठाते हुए प्रदेश के मतदाताओं से कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर डाली। चुनाव नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी गठजोड़ को नसीहत देने का मौका मिल गया और यह भी खबर आ गई कि वह दिल्ली बैठक में नहीं आ रही है। बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के भी दिल्ली बैठक में न आने के संकेत आए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर होने वाली इस बैठक को टाल देने में ही भलाई समझी गई। कांग्रेस की हार को लेकर एक दिलचस्प बात आम आदमी पार्टी की ओर से कही गई है। यह बात भी कांग्रेस या विपक्ष की अन्य पार्टियों को चुभ सकती है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि उत्तर भारत में अब आम आदमी पार्टी ही विपक्ष है क्योंकि उसकी यहाँ 2 राज्यों यानी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। कांग्रेस की पराजय को लेकर चली इस बयानबाजी में यह बात भुला दी गई कि तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। हालांकि रविवार को ही यह बात कही जाने लगी थी कि बीआरएस जैसी पार्टी को तो कांग्रेस हरा सकती है पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता प्रदर्शित करने में वह नाकाम रही है। इस तर्क का निहितार्थ यह भी था कि इंडिया ब्लॉक भाजपा को मात देने के मकसद से ही बनाया गया है पर कांग्रेस इस हिसाब से बहुत अच्छी पार्टी नहीं साबित हुई। हालांकि एक सच यह भी है कि जिन
3 राज्यों की बात हो रही है। वे कुछ सीटों के अपवाद को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के प्रभाव वाले प्रदेश नहीं थे और वहां कांग्रेस को सीधी लड़ाई ही लड़नी थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि इंडिया ब्लॉक की संध्या वेला अब शुरू हो गई है? भारत में विपक्ष हमेशा से ही अपने वोटों को बिखरने से रोकने की कोशिश के लिए अभिशप्त रहा है। यह बात अलग है कि अपने अपने हितों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का टकराव उसे बहुत ज्यादा दिन तक एकताबद्ध भी नहीं रहने देता है। चुनावी हार और जीत तो इसके अल्पविराम हैं, वरना विपक्षी दलों के जुड़ने और टूटने की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। आम चुनाव अभियान शुरू भी हो गया है। आम चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और भाजपा की ओर से तो एक तरह से चुनाव अभियान शुरू भी हो गया है। इसलिए विपक्षी दलों को भी जल्द ही अपनी रणनीति को साधना, विपक्षी गठबंधन रहे न रहे, उन पर ऐसे किसी गठजोड़ को बनाने का दबाव बरकरार रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शरीर त्यागे 67 वर्ष हो गए। उनकी याद में 6 दिसंबर को देश महापरिनिर्वाण दिवस मनाता है और उनके जीवन व दर्शन से प्रेरणा लेता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प देशवासियों के सामने रखा है, तब बाबा साहब के दर्शन की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। विकसित देश या विश्व गुरु से आशय है ऐसा समाज जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, नैतिकता के उच्च मूल्यों को आत्मसात कर चुका हो, विकास यात्रा में किसी को पीछे न छूटने देता हो और धरती माँ का सम्मान करता हो। बाबा साहब का स्मरण करके ही हम अमृत काल को साकार करने में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को एक अर्थशास्त्री के रूप में। अपनी पुस्तक रुपए की समस्या में उस समय की प्रमुख आर्थिक विषमताओं को चिन्हित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक का ब्लूप्रिंट उन्होंने प्रस्तुत किया था। आज हम जीएसटी जैसा सुदृढ़ व पारदर्शी सिस्टम बना चुके हैं और आगे ऐसी सशक्त प्रणालियों और भी विकसित करनी होगी। जमीन की खरीद फरोख्त का पारदर्शी व आधुनिक तरीका इजाद करने, जनपदीय न्यायालयों को त्वरित व कार्यकुशल बनाने, ब्यूरोक्रेसी को विशेषज्ञ व ईमानदार बनाने जैसे मूलभूत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बाबा साहब का ध्यान हमेशा समस्याओं के प्रणालीगत हल निकालने पर था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मसात किया। बाबा साहब ने कहा था, मैं समाज की प्रगति को उस प्रगति के स्तर से नापता हूँ जो उनकी महिलाओं ने हासिल
की हो। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए देश के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की नींव रखकर इतिहास रचा था। आज डबल इंजन की सरकार ने मुख्य सरकारी योजनाओं में महिलाओं को लाभार्थी बनाकर उन्हें नई ताकत दी